रैपिड माइनर। अब जो हमारा लास्ट सेगमेंट है इस सेशन का, वो है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल, ये तो हमने कन्वेंशनल वहां देख लिया जहां पे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास एक बिजनेस डेटा सेट अवेलेबल है और उसके ऊपर हमने एमएल करनी है। लेकिन व्हाट अबाउट दोस अनकन्वेंशनल यूज केसेस ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग, जहां पर आपको बहुत ज्यादा डेटा चाहिए ट्रेन करने के लिए और ये सब चीजें चाहिए, एंड उसकी जो कैपेबिलिटी है वो गूगल, अमेजोन और इन सब के पास है। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस और एपीआईज और सर्विसेज दी हुई है जहां पे आप नो कोड के जरिए भी और लो कोड के जरिए भी ये मुश्किल काम जो कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच प्रोसेसिंग के होते हैं, जिसके अंदर मशीन लर्निंग और एआई की कटिंग एज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, वो भी कर सकते हैं। वहां भी आपको कोई खास डेवलपर हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप पीओसी हैं। तो अब हमारा वो सेक्शन का फाइनल एरिया आ रहा है। अब आपको मुस्तफा अली ज्वाइन करेंगे, जो कि गूगल सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेटा इंजीनियर भी है, कराची है के डेटा इंजीनियरिंग के एलमनाई भी हैं और साथ में हमारे साथ सर्व भी करते हैं। करंटली ये रॉयल साइबर में एज अ डेटा इंजीनियर काम कर रहे हैं एंड ही इज अ जीसीपी पैशनेट डेवलपर। और वो आपको ये बताएंगे कि गूगल क्लाउड जैसे अमेजोन है, इस तरह गूगल क्लाउड भी इसका कॉम्पिटिटर है। तो गूगल क्लाउड जो है वो कौन कौन सी एआई की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड खास तौर पे ही वुड बी फोकसिंग ऑन एंड टू एंड कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन, जो कि वर्टेक्स एआई का ऑटो एमएल विजन का प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज वेलकम मुस्तफा अली। Assalamu alaikum. Thank you, Misam bhai, for the introduction. Let me know अगर आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है तो। बिल्कुल नजर आ रही है। All right, so today we'll talk about end-to-end vision application using Vertex AI. So here's a little introduction about myself. Mustafa Ali. I am Google Cloud Certified Professional Data Engineer and Machine Learning Specialist, also certified by Karachi AI as Data Analyst and Data Engineer. I previously worked as Machine Learning and Computer Vision Engineer as well. So that's it about myself. तो अभी तक आप लोगों को जो है वो आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज लो कोड एंड नो कोड एंड व्हाई वी यूज लो कोड एंड नो कोड. सो यूजिंग लो कोड एंड नो कोड वी कैन बिल्ड अ फुली डेवलप्ड सॉल्यूशन विदाउट राइटिंग सिंगल लाइन ऑफ कोड. होता क्या है जब हम जो है लो कोड और नो कोड की बात करते हैं तो हम अपना टाइम जो है वो सेव कर रहे होते हैं और हम अपनी बिजनेस वैल्यूज को जो है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं. So low code enables you to rapidly develop your analytical AI solutions to solve your business challenges rather than कि आप जो है किसी नॉन मतलब टेक्निकलिटीज में पढ़ें कि हम जो है वो किस तरह कोड लिखेंगे, कोड में कोई एरर आ रहा है. तो जब आप लो कोड और नो कोड टूल्स को यूज कर रहे होते हैं तो आपको कोडिंग एरर जो है उसमें आपको जो पढ़ने की जरूरत नहीं होती. क्यों? क्योंकि हमारे पास टूल्स इतने एफिशिएंट हैं जो कि आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप कोई भी सिस्टम पूरा सॉल्यूशन जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं. तो जो आपकी सारी रिसोर्सेस होती हैं वो आप बिजनेस चैलेंजेस में लगाते हैं, ना कि अपने टेक्निकल चैलेंजेस को सॉल्व करने में लगाएं. तो इससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है और आपकी बिजनेस वैल्यूज जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही होती हैं. तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो कि आपको लो कोड या नो कोड जो है वो प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. तो इससे आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो बहुत बहुत हद तक जो है वो आपकी कम हो जाती हैं, आपकी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो आसान हो जाती हैं, प्रोविजनिंग आपकी इजी हो जाती हैं. आप उनकी, अगर मैं AI/ML की बात करूं तो आप उसकी फाइन ट्यूनिंग वगैरह कर सकते हैं, आप उनके पैरामीटर्स वगैरह सेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे बात आती है कि जिस बंदे को टेक्निकल नॉलेज नहीं है और एक वो बंदा है जिसके पास थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज है, अब दोनों में फर्क क्या आएगा? तो जिस बंदे के पास बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो एक डेवलप सॉल्यूशन तो बना सकता है, ठीक है, वो उसको डिप्लॉय भी कर देगा, वन क्लिक पे जो है वो डिप्लॉयमेंट भी आपको अवेलेबल होगी, उस बंदे ने वो चीज डिप्लॉय भी कर दी है. लेकिन जब बात आती है कस्टमाइजेशन की, ठीक है, तो जब तक उस बंदे के पास डोमेन नॉलेज नहीं होगी वो कितना भी अच्छा प्लेटफॉर्म यूज कर ले लो कोड या नो कोड का,
कितना भी अच्छा आर्किटेक्चर बना ले, उसको कहीं ना कहीं जाके कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ेगी जब कस्टमाइजेशन की बात आएगी। इन केस अगर आप बहुत ही जर्नल सॉल्यूशन कोई बना रहे हैं, या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जहां पे आपकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, या आपका टूल इतना ज़्यादा एफिशिएंट है कि वो आपको एक अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको कस्टमाइजेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहां पे आप जो है ये लो कोड और नो कोड यूज़ कर सकते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास जिस तरह एक रिक्वायरमेंट आई कि आपने एक पीओसी बनाना है, ठीक है, और हमें एक एआई का जो है वो कोई मॉडल चाहिए, ठीक है, रिग्रेशन का या हमें क्लासिफिकेशन का एक मॉडल चाहिए। तो अब क्या होगा, डेवलपमेंट टीम बैठेगी, डेटा गैदर करेंगे, डेटा जो है वो आगे जाएगा, एनालिस्ट के पास जाएगा, वहां से जो रिपोर्ट जनरेट होगी उसकी बेसिस पे जो है आपका डेटा साइंटिस्ट बैठ के जो है वो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक मॉडल बनाएगा। ठीक है, इट विल टेक टाइम। लाइक आपके पास अगर पीओसी तैयार करना है, उस पीओसी तैयार करने में आपको 20 से 25 दिन लग रहे हैं, तो आप कितनी कंपनीज ऐसी होंगी जो कि 20 से 25 दिन वेट करेंगी कि यार इनका पीओसी कंप्लीट हो, फिर हम सोचेंगे कि इनको हम प्रोजेक्ट दें या नहीं दें। रादर देन आपके पास एक लो कोड प्लेटफॉर्म होगा या नो कोड आपके पास प्लेटफॉर्म होगा, आपने डेटा सोर्सेज से कनेक्ट करवाया, आपने रन टाइम पे मॉडल क्रिएट किया, ठीक है, विदाउट राइटिंग अ कोड आपने जो है मॉडल को ट्रेन करवा दिया, विद इन 10 to 15 मिनट्स आपका मॉडल तैयार है, आपने उसको डिप्लॉय किया और आपने बोल दिया यहाँ पे हमारा मॉडल डिप्लॉय है, आप जाके इसको टेस्ट कर लें। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे कि अभी किस तरह हम जो है वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, उनके वर्टेक्स एआई जो उनकी एक टूल है वो हम किस तरह यूज करेंगे, जो कि प्रीवियसली आपका क्लाउड एआई और एआई प्लेटफॉर्म जिसमें हम जुपिटर नोटबुक्स वगैरह बना रहे होते थे, इनको किस तरह कंबाइन कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टेक्स एआई की। तो वर्टेक्स एआई, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पहले हम ऑटो एमएल देखते थे, जिसमें हमारे पास विजन के बहुत सारे जो है मॉडल्स हमारे पास थे, जिसमें हम बगैर कोड लिखे हम जो है वो पूरा का पूरा जो है कंप्यूटर विजन का एक मॉडल तैयार कर लेते थे। इसी तरह अगर हमें कोई कस्टमाइजेशन जो है वो मॉडल बनाना होता है, कस्टमाइज मॉडल बनाना होता था, तो हम क्या करते थे, हम एआई प्लेटफॉर्म्स यूज करते थे, जिसमें हमारी जुपिटर नोटबुक्स आ रही होती हैं, जिसका प्रदीप ने भी जिक्र किया था। तो अब वर्टेक्स एआई ने इसमें क्या चीज ऐड की है, क्या सर्विसेज ऐड की हैं, क्या फंक्शनैलिटी ऐड की है कि हम इन दोनों को कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। मतलब एक मैं ऑटो एमएल का मॉडल बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं कस्टमाइज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इनिशियल किससे स्टार्ट करूंगा, ऑटो एमएल से, देन उसको मूव करवा दूंगा मैं अपनी एआई प्लेटफॉर्म पे। एआई प्लेटफॉर्म में हमारे पास पूरी जुपिटर नोटबुक होगी, मुझे जो भी चीज उसमें फाइन ट्यून करनी होगी या कोई भी मुझे उसमें एक्स्ट्रा लेयर्स वगैरह ऐड करनी है, मैं वो कर सकता हूँ। देन उस पूरी नोटबुक को मैं एज एन एपीआई भी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं उसके पूरी जो मेरे पास एक एक सेल बना हुआ है उसको मैं एक पाइपलाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हम आखिरी जो हमारा इसमें सेगमेंट होगा उसमें हम ये भी देखेंगे कि मशीन लर्निंग के ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है, और जो हम बात कर रहे हैं कि हम एक पाइपलाइन बना देंगे, उस पाइपलाइन बनाने का मकसद क्या है हमारा। अच्छा, अब ऑटो एमएल जो है जो पहले हमारा ऑटो एमएल यूज करते थे हम, ठीक है, उसमें हम क्या क्या चीजें बना सकते थे, उसमें हम कोई भी मॉडल ट्रेन करवाना हो इमेजेस पे या टेबलर हमारे पास डेटा प्रोवाइड किया हो, जैसे कि अभी हमने देखा था टाइटैनिक का डेटा सेट था, या कोई टेक्स्ट डेटा हो, एनएलपी का डेटा हो, कोई वीडियो हमारे पास हो, वीडियो में हमने कोई चीज डिटेक्शन करवानी है या क्लासिफिकेशन करवानी है, ठीक है, विदाउट राइटिंग अ कोड हम ऑटो एमएल को यूज करके एक पूरा मॉडल बना सकते थे। और अगर हमें उसकी कुछ ट्रेनिंग कस्टम करनी होती थी तो हम एआई प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होते थे, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा वर्टेक्स एआई में हम जो है वो ऑटो एमएल भी ट्रेनिंग करवा सकते हैं और कस्टम ट्रेनिंग भी हम करवा सकते हैं। तो हम मूव करते हैं अपने डेमो की तरफ। ऑलराइट, तो ये हमारा डैशबोर्ड है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का, console.cloud.google.com। अच्छा, हम अभी क्या करने जा रहे हैं, हम एक जो है ना हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास कार की कुछ इमेजेस हैं जिसमें डेंट आए हुए हैं, ठीक है, तो वो हम क्लासिफाई करना चाह रहे हैं उनको।
ठीक है। तो अगर आप में से जिसने जो है वो विजन पे काम किया होगा तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, उसका एक डेटा सेट होता है जिसमें उसकी इमेजेस होती हैं, उनके लेबल्स होते हैं, ठीक है, और उनकी बेसिस पे हम अपने मॉडल को ट्रेन करवा रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे प्रदीप ने S3 बकेट की बात की थी, तो अगर हम AWS में देखें तो उसका नाम जो है वो S3 बकेट है, और इसी तरह अगर हम गूगल क्लाउड पे देखें तो उसी सर्विस का नाम जो है वो हम क्लाउड स्टोरेज या बकेट के नाम से बोलते हैं। अच्छा, अब बकेट क्या है? बकेट बेसिकली एक स्टोरेज है जिसमें आप अपनी फाइल्स वगैरह सेव करवा सकते हैं, इमेजेस की हों या हमारे लॉग्स वगैरह हों, तो हम ये सारा काम जो है वो अपने बकेट में सेव करवा रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है एक बकेट मैंने बनाया हुआ है इस नाम से, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या डेटा मौजूद है वो आप लोग देख लें। यहाँ पे देखें, मेरे पास एक फोल्डर है बम्पर के नाम से, इंजन कंपोनेंट्स के नाम से, हुड के नाम से। अम, ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसमें डेटा दिखा देता हूँ, डेटा हमारा क्या मौजूद है इसके अंदर। तो मैं बम्पर में गया। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस मौजूद है बम्पर की, ठीक है। इसी तरह मैं अगर दूसरे फोल्डर्स में देखूंगा तो मेरे पास उनकी इमेजेस मौजूद हैं। अच्छा, अब मुझे जब एक मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का एक मॉडल ट्रेन करना है, तो मेरे पास कोई ना कोई एक शीट होनी चाहिए जिसमें मैं बताऊं कि इस बकेट में जाना है, बम्पर में जाना है और इमेज 1 उठानी है। तो ये हमारी कौन सी इमेज होगी उसका लेबल देना है मुझे कि बम्पर की होगी, या हमारा इंजन कंपोनेंट है, या विंडशील्ड है, या लिटरल्स हैं, ठीक है। तो वो शीट मैंने यहाँ पे सेव करवाई हुई है डेटा डॉट CSV के नाम से। अगर इस डेटा डॉट CSV को दिखाऊं तो ये मैंने अपने पास डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है। ये मेरे पास स्टोरेज है, गूगल स्टोरेज, और आगे मेरा जो लैब है वो, उसके बाद फिर मैं बोल रहा हूँ कि बम्पर में जाना और ये बम्पर की इमेज उठा लेना, bumper1.jpg। और ये मैंने उसकी क्लास बताई हुई है कि ये बम्पर हैं, ये सारे बम्पर की इमेजेस हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ इंजन कंपोनेंट्स हैं, तो उसके लिए मैं कहाँ गया हूँ, इंजन कंपोनेंट के फोल्डर में गया और उसकी मैंने एक एक करके सारी इमेजेस उठा ली। तो ये तो हमारे पास बात हो गई कि कहाँ से, मतलब स्टोरेज क्या है और उसकी क्लास कौन सी है, ये बता दिया। अब जब हम एक मॉडल ट्रेन करने जाते हैं तो मॉडल में हमारे पास कुछ चीजें होती हैं कि ट्रेनिंग, टेस्टिंग, वैलिडेशन, ये हम थोड़ी सी चीजें बना रहे होते हैं। ट्रेनिंग किस लिए यूज होते हैं? ट्रेनिंग हम अपने मॉडल की जो लर्निंग करवाते हैं वो करते हैं ट्रेनिंग इमेज से या ट्रेनिंग डेटा से, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट डेटा सेट बनाते हैं। फिर इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं कि इसको अब वैलिडेट भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वैलिडेशन का जो एक हम डेटा सेट बना रहे होते हैं। यहाँ पे हमने बहुत ही कम इमेजेस रखी हैं, ठीक है। हमारे पास जो है 20 इमेजेस पर क्लास है, मतलब बम्पर की मेरे पास टोटल इमेजेस 20 हैं, जिसमें से मैंने जो है वो 14 को बोल दिया ट्रेन पे चले जाएं, 4 उसमें से जो है हमारे पास वैलिडेशन किए हैं, और हमारे पास 3 जो है वो टेस्ट किए हैं, ठीक है। तो जितने लोगों ने भी कंप्यूटर विजन पे काम किया हुआ है, डीप लर्निंग पे काम किया हुआ है, उन्हें एक आइडिया होगा कि हमारे पास कम से कम 1000 to 1500 हमारे पास इमेजेस होनी चाहिए एक अच्छा डीप लर्निंग का मॉडल बनाने के लिए। तो क्योंकि हम क्लाउड पे इसको जो है वो रन करेंगे, तो हमने बिल्कुल छोटा सा एक डेटा सेट रखा है और हम देखते हैं कि सिर्फ 20 इमेजेस पे वो कितना अच्छा जो है हमें मॉडल बना के दे देता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो ये है कि हम वर्टेक्स एआई पे जाएंगे। अच्छा, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे उनको यहाँ पे जो है ऑप्शन आ रहा होगा इनेबल वर्टेक्स एआई एपीआई का, तो सिंपल आपने उस पर क्लिक करना है। अच्छा, और अब मेरे पास डेटा सेट कहाँ पे मौजूद है, मेरे क्लाउड स्टोरेज पे, ठीक है, गूगल बकेट पे मेरे पास मौजूद है। अब उस डेटा सेट को मुझे अपने वर्टेक्स एआई के डेटा सेट में लेकर आना है। तो मैं जाऊंगा सिंपल डेटा सेट में। मैं क्या करूंगा, अच्छा, क्योंकि ये टाइम लेता है तकरीबन 10 to 15 मिनट्स लेता है, तो मैंने पहले से एक डेटा सेट क्रिएट किया हुआ है। मैं आप लोगों को दोबारा से एक डेटा सेट क्रिएट करके दिखा देता हूँ।
अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ जो हैं वो टाइप्स आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं इमेज, मेरा डेटा सेट इमेज का है, ठीक है, अगर मैं टेबलर पे जाऊंगा तो टेबलर पे मुझे अलग दिखा रहा होगा, रिग्रेशन करनी है मुझे या क्लासिफिकेशन करनी है या मुझे फोरकास्टिंग करनी है। इसी तरह अगर मैं टेक्स्ट डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ तो वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिंगल लेवल है, मल्टी लेवल है, ठीक है, या फिर उसमें से एंटिटी एक्सट्रैक्शन निकालनी है। अगर मैं वीडियो के डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ तो वीडियो एक्शन रिकॉग्निशन है, वीडियो क्लासिफिकेशन है, या वीडियो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ये सारे मॉडल आप बना सकते हैं विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। तो फिलहाल हम काम कर रहे हैं इमेज पे। इमेज में हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हमारे पास है सिंगल लेवल का, मल्टी लेवल का। ठीक है, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल में फर्क क्या है? इमेज क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, उसको सिंपल एक इमेज दे रहा हूँ, एक जो है वो कार की मैं उसको इमेज दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें सिर्फ अगर ये बताना है कि इस पूरी इमेज में कार है, तो ये सिंगल लेवल हो गया। अगर मैं उसे इमेज दे रहा हूँ एक रोड की, ठीक है, जिसमें कुछ पर्सन्स भी जा रहे हैं, कुछ गाड़ियां भी हैं, और जो है उसमें कुछ बाइक्स भी हैं, ठीक है, और वो हर मुझे नीचे उसका रिटर्न क्या मिलेगा, इस इमेज में पर्सन्स हैं, कार्स हैं, बाइक्स हैं, तो ये क्या हो गया, ये मल्टी लेवल्स हो गए। ठीक है, एक इमेज में अगर एक चीज मुझे रिटर्न मिल रही है वो सिंगल है, और अगर एक ही इमेज में मुझे मल्टीपल ऑप्शंस रिटर्न कर रहा है तो वो मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन हो जाती है। अब हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो है इमेज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का। सॉरी, ओके, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है इमेज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का। इमेज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में क्या होता है कि मुझे जो है, जो मैंने पर्सन वाली आपको एग्जांपल दी, तो मुझे उनके बाउंडिंग बॉक्स बना के दिखा दे कि कहाँ पे पर्सन है, कहाँ पे कार है, कहाँ पे बाइक है। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पे ये शेप्स के ऊपर आपको बाउंडिंग बॉक्स बना के दिखा रहा है कि ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, बॉक्स है। ठीक है, और उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो है हमारे पास इमेज सेगमेंटेशन का। इमेज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और आपके पास इमेज सेगमेंटेशन तकरीबन सेम होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा बाउंडिंग बॉक्स देता है, लेकिन सेगमेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की पूरी आउटलाइन निकाल के देगा आपको, बजाय इसके कि वो पूरा एक ROI आपको दे दे एक्स एंड वाई एक्सिस में, वो आपको पूरा का पूरा इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो सेगमेंट करके दे रहा होगा। अच्छा, फिलहाल हम काम करेंगे अपने इमेज क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, क्योंकि हमें सिंपल क्या बताना है कि ये जो है आपका लिटरल है, ये कार इंजन कंपोनेंट है, या जो है वो आपके पास बम्पर है। ठीक है, तो कोई एक चीज रिटर्न आएगी आपकी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल लेवल क्लासिफिकेशन पे चले जाते हैं। ये हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ये हैं कि मैं कंप्यूटर अपने लोकल सिस्टम से इमेजेस अपलोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या मैं जो है वो इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ अपने कंप्यूटर में से फाइल्स, या फिर मैं जो है क्लाउड स्टोरेज यूज करना चाह रहा हूँ। तो मेरी जितनी भी इमेजेस हैं वो क्लाउड स्टोरेज में अवेलेबल हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जाऊँगा और मैं बोलूँगा ब्राउज पे जाएं। ठीक है, ये मेरे पास मेरा जो है वो बकेट अवेलेबल था, और इसमें मेरे पास data.csv की एक फाइल मौजूद थी जो कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशंस बताएगी कि बम्पर में जाके ये वाली इमेज उठानी है तो ये बम्पर की इमेज है। ठीक है, तो ये मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, देन मैं कर दूंगा कंटिन्यू। ठीक है, तो अब क्या होगा, वहां से सारा डेटा सेट उठ के मेरे वर्टेक्स एआई के डेटा सेट में अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे एक बात आती है कि अगर फिलहाल मेरे पास तो लेबल हुआ हुआ डेटा सेट मौजूद था, ठीक है, जो मेरी मैं आपको अगर ये फाइल दिखाऊं तो मैंने बताया हुआ है कि ये वाली जो इमेज है ये बम्पर की है। ठीक है, और ये वाली जो इमेज होगी हुड 12.jpg वो हुड की है। अगर मेरे पास लेबल नहीं होता, ठीक है, तो मैं क्या करता, तो गूगल प्लेटफॉर्म जो है वो आपको एक सर्विस देता है लेबलिंग टास्क की, जहाँ पे गूगल में पर्सन्स बैठ के आपके डेटा सेट को मैन्युअली लेबल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप वो लेबलिंग टास्क भी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इट विल चार्ज, बट जो है अगर आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है और जो है आपके पास इन्वेस्टमेंट एक अच्छी मौजूद है, तो आप सिंपल जो है यहाँ पे क्या करेंगे, लेबलिंग टास्क अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और आपको विद इन 6 आवर्स जो है वो आपको पूरा का पूरा डेटा सेट, भले जितनी जीबीज का भी डेटा सेट हो, वो आपको लेबल करके रिटर्न मिल जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हमारा डेटा सेट, फर्ज करें कि हमारा डेटा सेट जो है वो रेडी है, ठीक है। ये 10 मिनट्स लेगा, इसलिए मैंने पहले से ही एक जो है वो आपका डेटा सेट इंपोर्ट करके रख लिया था। तो हम इस डेटा सेट को थोड़ा सा क्विकली जो है वो रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इमेज हमारे पास विंडशील्ड की है, ये बम्पर की इमेज है, ठीक है। ये हमारी विंडशील्ड है, ये हमारे पास हुड, इसको कह रहा है हुड। अगर हमें चेंज करना हो तो हम चेंज भी करवा सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास कुछ चीजें वो दिखा रहा है, टोटल हमारे पास 100 इमेजेस हैं, ठीक है, जिनमें से हमारे पास अनलेबल कोई भी नहीं है, 100 की 100 मेरी लेबल हुई हुई है, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए मैंने 65 इमेजेस को रखा है, वैलिडेशन मेरी 20 है और टेस्ट मेरी 15 इमेजेस हैं, ठीक है। अब ये आप पे कि आप ट्रेन टेस्ट वैलिडेशन के लिए कितने कितने परसेंट जो है वो स्प्लिट करते हैं डेटा को। नीचे मुझे क्लासेस भी बता रहा है, बम्पर की 20 है, इंजन कंपोनेंट्स की 20 है, हुड की 20 है, लिटरल्स की 20 है, विंडशील्ड की 20 है, ठीक है। तो ये तो हमारा डेटा आ गया। इसी तरह अगर मैं इसको एनालाइज पे जाऊं, ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कस्टम स्प्लिट अगर हमें करना हो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है कि उसका नाम क्या है और जो है वो कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, इमेज क्लासिफिकेशन सिंगल लेवल, कितनी इमेजेस हैं, क्रिएट कब हुई है, अपलोड कब हुई है, कौन से रीजन में, ठीक है, और इंक्रिप्शन टाइप क्या है हमारी। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक मॉडल ट्रेन करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूंगा ट्रेन न्यू मॉडल, ठीक है। डेटा सेट उसने खुद से सेलेक्ट कर लिया जो मैंने डेटा सेट उसे प्रोवाइड किया था, एनोटेशन उसने बता दिया जो कि हमारी डेटा डॉट सी एस वी की फाइल थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, सिंगल लेवल क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब बात आ जाती है हमें ये 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताई थी कि वर्टेक्स एआई में आप जो है विदाउट राइटिंग अ कोड भी मॉडल ट्रेन कर सकते हैं और कस्टम कोड भी आप लिख सकते हैं अपना। तो ये हमारे पास ऑटो एमएल आ गया, ठीक है। जिस भी मॉडल की हाई एक्यूरेसी आएगी वो हमें डिप्लॉय मतलब बना के दे देगा। इसी तरह अगर मुझे उस मॉडल को किसी ऑन प्रेमिसेस या ऑन एज डिवाइसेस अगर मुझे डिप्लॉय करना है तो मैं क्या करूंगा, ऑटो एमएल एज, तो ये हमें एक मॉडल की फाइल रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं कस्टम ट्रेनिंग करवाऊं अपने मॉडल की यूजिंग टेंसरफ्लो, scikit-learn और XGBoost, तो मैं वो भी काम करवा सकता हूं। फिलहाल हम क्या करेंगे, हम ऑटो एमएल पे रहेंगे और हम कंटिन्यू कर देते हैं इसको। यहाँ मुझे अपने मॉडल का नाम लिखना है, तो मैंने अपना मॉडल जो है वो कंटिन्यू कर दिया किसी भी नाम से। और सेकंड हमारा ये है कि एक्सप्लेनेबल हमारे पास चीज़ें आए या नहीं आए, तो इसको हम फिलहाल स्किप कर देते हैं। अच्छा, प्राइसिंग की बात आ जाती है तो बजट बजट में क्योंकि हम यहाँ पे लैब परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा कोई भी जो है वो कॉस्ट नहीं आएगी। बट अगर आप लोग अपने पर्सनल सिस्टम्स पे मतलब पर्सनल अकाउंट पे आप लोग अगर इसको ट्रेन करवाएंगे तो ये आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो फिलहाल हम फ्री नोट्स हमारे पास जो होती हैं वो हमारे पास 8 नोट्स होती हैं, तो वो हमें यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम भी बता देता है कि आपके इस मॉडल को ट्रेन होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। मैं स्टार्ट ट्रेनिंग करूंगा तो वो मॉडल की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगा। मैंने आप लोगों के लिए जो है एक मॉडल पहले से ट्रेन करके रखा हुआ है। अच्छा, तो 30 मिनट्स आपके तकरीबन लगेंगे इस मॉडल को ट्रेन होने में, ठीक है। तो मैंने पहले से ही एक मॉडल आप लोगों को ट्रेन करके रख दिया था, सिर्फ मैंने उस ट्रेन मॉडल पे क्लिक करना था और उसका आउटपुट मेरे पास ये आता ट्रेन होने के बाद। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे जो है उसकी कुछ प्रिसीजंस और रिकॉल और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं, ठीक है। ट्रेनिंग इमेजेस इतनी थी, वैलिडेशन इतनी थी, टेस्ट इतनी थी, ठीक है। और कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड मेरा क्या था, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। फिर हमारा प्रिसीजन रिकॉल कर्व क्या है, ठीक है, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड बता रहा है। इस चीज़ को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे जब हम ये देखेंगे कि प्रिसीजन क्या होती है, रिकॉल क्या होती है, और आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है। तो इसको हम थोड़ी देर में अभी जो है वो इस पे बात करेंगे अभी हम। अच्छा, ये हमें इसने कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह दिखा दी। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि हुड को जो है वो ज्यादातर क्या कर रहा है, 100% बम्पर बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इमेजेस थी वो बहुत कम थी, ठीक है। और बम्पर को वो 100% बम्पर ही कह रहा है, विंडशील्ड को वो 100% विंडशील्ड, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा, लिटरल्स जो है उस उनमें से 50% लिटरल्स ऐसे हैं जिसको वो हुड बोल रहा है,
और 50% को वो लिटरल्स ही बोल रहा है। इसी तरह इंजन कंपोनेंट में वो 100% एक्यूरेट है। अच्छा, अब अगर मुझे जो कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड है उसको थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूं तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मेरी कुछ वैल्यूज चेंज हो गई। अच्छा, यहाँ पे बात आती है कि जिस बंदे के पास डोमेन नॉलेज थी और एक बंदा वो था जिस बंदे के पास डोमेन नॉलेज नहीं थी। आपके गूगल प्लेटफॉर्म ने वर्टेक्स एआई के टूल ने आपको एक अच्छा मॉडल बना के तो दे दिया, ठीक है, लेकिन अगर उसमें आपको कुछ कस्टम चेंजेस करवानी है, ठीक है, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं? जब तक आपके पास डोमेन नॉलेज नहीं होगी तब तक आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं पता प्रिसीजन क्या है, रिकॉल क्या है, ठीक है, तो वो यहाँ पे देख के कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये हो क्या रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊं तो ये होगा क्या है इससे। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर में अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये तो हमारा एक जो है वो मॉडल बन गया। अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि इस मॉडल को मैं टेस्ट करके देखूं कि मुझे पता भी तो चले कि मैं अपनी एक इमेज दूं उसका कुछ रिजल्ट आए। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, हम मशीन लर्निंग के, डीप लर्निंग के मॉडल्स बना लेते हैं। ठीक है, और उसको टेस्ट किस तरह करते हैं? जो हमारा टेस्ट डेटा सेट होता है ना, सिर्फ वो हम पास करते हैं और वो हमें सिर्फ रिजल्ट दिखा देता है कि आपकी एक्यूरेसी इतनी है। ठीक है, और हम जो है वो खुश हो जाते हैं कि यार हमने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का मॉडल बना दिया है। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं होता उसको प्रोडक्शन पे किस तरह लेके जाना है। तो वर्टेक्स एआई आपको प्रोडक्शन पे भी इजीली डिप्लॉय करने की फैसिलिटी देगा। अच्छा, अब हम जो है इसको जाके देखते हैं कि हम किस तरह इसको जो है वो ऑन क्लाउड किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट पे ऑटो एमएल यूज किया था। हमने ऑन एज अगर हम करते तो वो हमें एक मॉडल रिटर्न कर देता। डिप्लॉय टू एंड पॉइंट पे जाएंगे हम। ठीक है, एंड पॉइंट का नाम जो है वो हम दे देते हैं डैमेज कार पार्ट मॉडल एंड पॉइंट। ठीक है, ये आ गया और मैं एक नया एंड पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ। एंड पॉइंट क्या होगा बेसिकली? अगर आप में से किसी ने एपीआई पे काम किया होगा, ठीक है, तो उसे पता होगा कि एंड पॉइंट क्या होता है। एक लोकेशन, एक आपका यूआरएल जहां पे मैं कोई चीज सेंड करूंगा, ठीक है, या तो गेट करेगा या पोस्ट करेगा, ठीक है, और मुझे कोई ना कोई रिस्पॉन्स वो बैक देता है। अच्छा, नेक्स्ट कर देता हूँ, ये मेरे मेरे एंड पॉइंट का नाम है। ट्रैफिक स्प्लिट्स मैंने बता दिया। अगर मैं पहली मर्तबा जो है वो अपना मॉडल डिप्लॉय कर रहा हूँ तो मैं 100% ट्रैफिक स्प्लिट रखूंगा। अगर मैं एक ही मॉडल को मैं बोलता हूँ कि मेरे पास दो जगह से ट्रैफिक आ सकती है, तो मैं हो सकता है 50-50% जो है वो ट्रैफिक को स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ कंप्यूट नोड्स, अगेन हमारी प्राइसिंग पे बात आती है। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि हम एक ही नोड पे इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ कि डिप्लॉय पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब आपने देखा कि मैंने बिना कोड लिखे एक जो है वो विजन का एक मॉडल बनाया है, और उसी कोड को मैं डिप्लॉय भी कर रहा हूँ, उसी मॉडल को मैं डिप्लॉय भी कर रहा हूँ। जबकि हम जिस तरह नॉर्मली काम किया जाता है वो क्या होता है कि एक एनालिस्ट बैठा हुआ है, ठीक है, उसने अपनी कुछ फाइंडिंग्स निकाल के दी डेटा साइंटिस्ट को, डेटा साइंटिस्ट ने उस फाइंडिंग्स पे काम किया, ठीक है, उसने एक मॉडल बना के दिया, वो मॉडल जाता है डेवऑप्स के बंदे के पास जो कि सर्वर साइड पे डिप्लॉय करता है उस मॉडल को। अच्छा, हम जो है वो एंड में ये भी देखेंगे कि उस डिप्लॉयमेंट को, उस मॉडल की ट्रेनिंग को हम किस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं। फिलहाल तो ये होता है कि हमने बस ये मॉडल जिस तरह मैंने बनाया है, ठीक है, इसको मैंने मैन्युअली अभी डिप्लॉय किया है। ठीक है, इस चीज को भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि लाजमी नहीं है आज जो मेरा मॉडल अगर 80% मुझे एक्यूरेसी दे रहा है, अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, ठीक है, तो अगर आज मेरी सेल्स अच्छी हैं, मेरे मॉडल के लिहाज से 80% मेरी सेल्स आ रही हैं, तो लाजमी नहीं है आज से 6 महीने के बाद भी मेरी 80% ही सेल्स आ रही हो। उस वक्त का ट्रेंड कुछ और होगा, उस वक्त हम कस्टमर्स को किसी और तरह जो है अपने पास लेकर आ सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है प्रिडिक्शन की। तो प्रिडिक्शन में एक तो हमारी क्या नाम है, स्ट्रीमिंग प्रिडिक्शन होती है, एक हमारी बैच प्रिडिक्शन होती है। ठीक है, तो एक ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। तो स्ट्रीमिंग प्रिडिक्शन आपकी क्या होती है कि आप एक एक इमेज दो और उसका रिजल्ट लेते जाओ आप। ठीक है, लाइक कि मेरे पास एक बंदा आया है अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। ठीक है, तो मेरा मॉडल उसे बता देगा कि बैंक को बता देगा कि ये बंदा फ्रॉड करने वाला है या नहीं करने वाला।
ये हमारी स्ट्रीमिंग हो गई, एक बंदा आ रहा है उसका रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। बट मेरे पास ऐसा डेटा मौजूद है लोगों का जो कि मैंने कहीं से गैदर किया है, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि फ्रॉड नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, वो पूरी शीट में एक साथ जब सेंड करूंगा अपने मॉडल को, तो उसके लिए हम बैच प्रिडिक्शन को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन 10 मिनट लेगा डिप्लॉय होने में, जब तक हम दूसरी चीजें देख लेते हैं। इसी तरह अगर मुझे बैच प्रिडिक्शन के लिए कोई एंड पॉइंट वगैरह बनाना है तो मैं यहाँ से जाके बना सकता हूँ। मॉडल की प्रॉपर्टीज वगैरह अगर मुझे देखनी है तो वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ अपने मॉडल की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन डिप्लॉय हो जाएगा थोड़ी देर में। हम मूव करते हैं जब तक अपनी प्रेजेंटेशन पे। अच्छा, तो जो मैंने बात की थी कंफ्यूजन मैट्रिक्स की, ठीक है, तो ये स्लाइड में जो है वो सर सैयद में भी हमारा एक सेमिनार हुआ था तो वहां पे भी मैंने शो की थी। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स रखी हुई हैं, जो आप लोगों ने प्रिसीजन और रिकॉल अभी देखा था, ठीक है, उनसे फर्क क्या पड़ता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहली जो केस स्टडी है वो है कैंसर डिटेक्शन की, ठीक है। तो अब मेरे पास जो मॉडल है वो चार आउटपुट्स दे सकता है कि एक बंदा है जिसे कैंसर नहीं है, ठीक है, और हमारा मॉडल बोल रहा है कि उसे कैंसर नहीं है। ये कहलाता है ट्रू नेगेटिव, ठीक है। आपके मॉडल ने सही प्रेडिक्ट किया है नेगेटिव क्लास को, ठीक है। तो ये तो सही है, एक्यूरेट हो गया। इफ अ पर्सन हैज अ कैंसर, ठीक है, एक बंदा है जिसे कैंसर है और आपका मॉडल कह रहा है कि इस बंदे को कैंसर नहीं है, ठीक है, तो ये गलत कह रहा है हमारा मॉडल, ठीक है। हमें इस चीज को, इस पैरामीटर को देखना होगा। थर्ड पॉइंट है आपका कि एक बंदे को कैंसर है और आपका मॉडल बोल रहा है इस बंदे को कैंसर है, ट्रू पॉजिटिव है, ठीक है, सही है, सही प्रेडिक्ट कर रहा है वो। इफ अ पर्सन डोंट हैज कैंसर, ठीक है, एक बंदा है जिसको कैंसर नहीं है लेकिन आपका मॉडल कह रहा है कि इस बंदे को कैंसर है, फॉल्स पॉजिटिव, इस पैरामीटर को भी हमने देखना होगा। तो ये जो दो पैरामीटर्स हैं, एक बंदे को कैंसर है, ठीक है, और आपका मॉडल बोलता है नहीं है, एक बंदे को कैंसर नहीं है और आपका मॉडल बोलता है इस बंदे को कैंसर है, तो इन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप में से कोई मुझे जो है वो इस सवाल का आंसर कर सकता है? जिसको कैंसर नहीं है उसको हाँ कर दे। ज्यादा बेहतर यह है बनिस्बत के जो अनडिटेक्टेड जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं जो है इसको कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड को भी मैं थोड़ी देर में अभी डिफाइन करता हूँ, वहां पे मैं दोबारा जाऊंगा। अच्छा, तो बिल्कुल सही कि एक बंदे को कैंसर नहीं है और हमारा मॉडल बोल रहा है कि इस बंदे को कैंसर है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो बंदा जो है वो एहतियात करेगा, ठीक है, टेस्ट करवा लेगा अपना, ठीक है। तो और एक बंदे को कैंसर है और हमारा मॉडल बोलता है कि इस बंदे को कैंसर नहीं है, वो अपना टेस्ट ही नहीं करवाएगा, और कुछ दिन के बाद जो है वो जब पता चलेगा तो हो सकता है कुछ बड़े स्टेज पे हो। तो हमें जिस चीज को मिनिमाइज करना है वो कौन सी क्लास है, फॉल्स नेगेटिव को हमने मिनिमाइज करना है कि कम से कम ऐसे रिजल्ट आए जिसमें बंदे को कैंसर हो और हमारा मॉडल बोल रहा है कि उसे कैंसर नहीं है, ठीक है। तो जब हमें फॉल्स नेगेटिव को डिक्रीज करना होता है तो हम किस चीज को इंक्रीज कर रहे होते हैं, हम अपने रिकॉल को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें रिकॉल को अच्छा करना है, ठीक है, अपने रिकॉल को बढ़ाना है। इसी तरह हमारे पास एक और केस स्टडी थी, जो कि आपके पास साइट पे जो है वो कंटेनर्स जो आ रहे होते हैं उनकी इंस्पेक्शन करवानी होती है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास चार आउटपुट्स आ सकते हैं कि एक कंटेनर है जिसमें कोई इलीगल आइटम नहीं है और आपका मॉडल बोलता है कि ये सेफ है, ठीक है, ट्रू नेगेटिव, सही है। एक कंटेनर है जिसमें इलीगल आइटम है और आपका मॉडल ये बोल रहा है कि ये सेफ है, फॉल्स नेगेटिव क्लास है ये, ठीक है। तो इस पैरामीटर को देखना है। इसी तरह हमारे पास कंटेनर में इलीगल आइटम है और आपका मॉडल बोलता है कि ये सेफ नहीं है, ये भी ठीक है, ट्रू पॉजिटिव। और अगर एक कंटेनर ऐसा है जिसमें इलीगल आइटम नहीं है और आपका मॉडल बोलता है कि ये सेफ नहीं है, मतलब इसमें इलीगल आइटम हो सकता है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव क्लास है। तो अब इन दोनों में दोनों चीजें मतलब मैटर करती हैं, ठीक है, कि इलीगल आइटम है और हम बोल रहे हैं कि यार इसमें कोई इलीगल आइटम नहीं है, ये चीज भी एक पैरामीटर है। लेकिन
क्योंकि जब इंस्पेक्शन होती है किसी कंटेनर की तो उसकी एक कॉस्ट होती है, एक अच्छी खासी उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हो कि वो सेफ नहीं है, उन्होंने कंटेनर खुलवाया, ठीक है, और उसमें से कोई इलीगल आइटम नहीं निकला, तो वो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, और वो कॉस्ट आपकी काफी ज्यादा जो है वो बड़ी अमाउंट होती है। तो यहाँ पे इस केस स्टडी में जो चीज मैटर करती है वो ये चीज मैटर करती है कि हमें फॉल्स पॉजिटिव क्लास को कम से कम लेकर आना है, ठीक है। तो जब हमें फॉल्स पॉजिटिव को डिक्रीज करना होता है, इसका मतलब है मैं प्रिसीजन को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिसीजन को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो ये एक छोटा सा मैंने एक जो है वो केस स्टडीज दो शेयर की थी आपके साथ, ताकि हम ये देखें कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली है क्या। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो डिप्लॉय हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हम मॉडल में चले जाते हैं, डिप्लॉय एंड टेस्ट पे चले जाते हैं, और ओके, तो ये हमारा मॉडल अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ, तो 2 से 3 मिनट और लगेंगे इसे डिप्लॉय होने में। अच्छा, तो अब एक सवाल ये आता है कि AWS भी है, ठीक है। चलें, ये डिप्लॉय हो गया, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि AWS भी है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास GCP भी है, ठीक है। तो हम किस प्लेटफॉर्म पे जाएं, ठीक है। तो मेरी सजेशन ये होती है कि कभी भी प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड नहीं रहना आपने, ठीक है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं रहना। क्यों? क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं जो कि GCP पे काम कर रही होंगी, ठीक है, तो वो यही चाहेंगी कि भाई हम जो है वो मल्टी प्लेटफॉर्म पे ना जाएं, हम सिंगल प्लेटफॉर्म पे काम करें, तो आप GCP पे हमें ट्रेन करके दें मॉडल। कुछ कंपनीज होंगी जो कि AWS को यूज कर रही होंगी, कुछ कंपनीज होंगी जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को यूज कर रही होंगी, कुछ IBM को यूज कर रही होंगी। तो ये जो कंपनी ओरिएंटेड आप अगर आप बन जाएंगे, ठीक है, सर्विसेज आपको हर प्लेटफॉर्म दे रहा होगा, ठीक है, बस नाम चेंज होगा, थोड़ा सा जो है वो करने का अंदाज चेंज होगा, ठीक है। तो एक चीज तो ये आ जाती है। दूसरी चीज ये है कि अभी तकरीबन 2 से 3 महीने पहले गूगल ने एक सर्विस लॉन्च की है अपनी एंथॉस के नाम से, ठीक है। वो थोड़ी सी डेवऑप्स साइड पे, तो मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे दूं, जो कि पहले हमारा ये था कि हम मल्टी क्लाउड पे ना जाएं। मतलब अगर गूगल आपको स्पीच NLP बहुत अच्छी प्रिडिक्शन दे रहा है, ठीक है, और आपको AWS अगर वीडियो एनालिसिस बहुत अच्छी करके दे रहा है, तो हम किसी एक प्लेटफॉर्म पे रहते थे, हम बोलते थे चलो यार NLP हमें इतनी अच्छी नहीं चाहिए, तो हम AWS की ही NLP की सर्विस यूज कर लेते थे जिसकी एक्यूरेसी कम होती थी, ठीक है। लेकिन अब एंथॉस के आने के बाद क्या हो गया कि हम मल्टी क्लाउड को एक जगह पे देख सकते हैं। अगर मैं वीडियो एनालिसिस के लिए AWS यूज करना चाह रहा हूं, मैं AWS यूज करूंगा। अगर मैं NLP के लिए GCP यूज करना चाह रहा हूं, मैं GCP यूज करूंगा। और थ्रू एंथॉस मैं उन दोनों सर्विसेज को एक जगह पे लाके खड़ा कर दूंगा, और मैं वहीं से उन दोनों को मॉनिटर कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी जो है वो सर्विस अभी इन्होंने GCP में लॉन्च की है, तो उसको भी हम मतलब थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, फिलहाल हम ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा जो है ना वो टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं डिप्लॉय एंड टेस्ट में गया, यहाँ पे मैं जाऊंगा अपलोड इमेज करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ टेस्ट इमेजेस वगैरह रखी हुई हैं। हमने देखा था कि हमारा जो है ना जो मॉडल था वो किसी किसी क्लास पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और कुछ क्लासेस ऐसी थी जो कि 50-50% आ रही थी। तो इंजन कंपोनेंट हमने देखा था कि हमारा 100% जो है वो एक्यूरेसी आ रही थी इंजन कंपोनेंट में, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कस्टम एक इमेज मैंने अपलोड की है, ठीक है, और उसने मुझे क्लासिफाई करके बता दिया कि ये इंजन कंपोनेंट है 99%, ठीक है। अगर मैं इसी तरह दूसरी इमेजेस में कोई अपलोड करके देखता हूँ, जिस तरह यहाँ पे मेरे पास कुछ एरर्स आ रहे थे, तो वो हम देख लेते हैं। इसको ये बोल रहा है हुड, ठीक है, हुड 100% बम्पर में जा रहा था, वो हमने देखा था पहले भी। तो ये हमारे पास मॉडल का एरर है। ये हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके हमारे पास अलग टेक्निक्स होती हैं। मेन क्या होता है कि हम कुछ इमेजेस बढ़ा दें, हम डेटा ऑगमेंटेशन कर दें, तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसी तरह मैं एक इमेज और करके मैं देख लेता हूँ कि मैंने ये रखी हुई है, कार की एक इमेज रखी हुई थी, ठीक है। तो ये मैंने गूगल से डाउनलोड की थी, और इस पे भी ये बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहा है, 99.4% इसको इंजन कंपोनेंट बोल रहा है।
अच्छा, अब अगर कोई ऐप डेवलपर है, ठीक है, तो वो किस तरह इस एंड पॉइंट को यूज कर सकता है? हम सिंपल जाएंगे एपीआई सैंपल रिक्वेस्ट में, ठीक है। अगर वो गूगल क्लाउड की एसडीके यूज करना चाह रहा है तो यहाँ पे पूरा रेस्ट एपीआई का पूरा इन्होंने जो है वो स्टेप्स दिए हुए हैं, किस तरह वो एसडीके को डाउनलोड करेगा और किस तरह अथेंटिकेट करवाएगा, अपना जी क्लाउड लॉगिन करेगा, ठीक है। इसी तरह क्या जेसन उसने पास करवाना है, ठीक है। और हमारे पास एंड पॉइंट आईडी क्या होगी, प्रोजेक्ट आईडी क्या होगी, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी रिक्वेस्ट आए और गूगल उसको जो है एक्सेप्ट कर दे, और क्योंकि मॉडल में जितनी रिक्वेस्ट आ रही होंगी उस हिसाब से आपकी जो है पीछे जो है ना आपकी कॉस्टिंग बन रही होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक मॉडल बस डिप्लॉय कर दिया, उसकी कॉस्ट थी, जितनी मरतबा रिक्वेस्ट आएगी उस मॉडल को एक्सेस किया जाएगा, आपको उसकी कॉस्ट भी पे करनी होती है, ठीक है। और ये हमने उसका जो रिक्वेस्ट आपके पास आता है वो आपने पूरे इसके पैरामीटर्स वगैरह बता दिए, ऑथराइजेशन बिहेवियर है आपके पास, कंटेंट टाइप जेसन है, ये जो आपके ऐप डेवलपर्स हैं उनके काम की चीज़ें। अगर आप पाइथन में करना चाह रहे हैं तो पाइथन के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है चीज़ें। तो ये हमने देख लिया कि विदाउट राइटिंग अ कोड हमने एनालिस्ट का काम भी कर लिया, हमने डेटा साइंटिस्ट का भी काम कर लिया, हमने जो है एक डेवऑप्स के बंदे का भी काम कर लिया, हमने पूरा मशीन लर्निंग का मॉडल डिप्लॉय तक कर लिया। अभी तक हमने कोई एक लाइन का कोड नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब जो है अगर मुझे कोई कस्टम कोड वगैरह लिखना होता है, ठीक है, एआई प्लेटफॉर्म पे अगर मैं चला जाऊं, वो भी है वर्टेक्स एआई में ही जो है वो हम वर्क बेंच को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक आपको कोई इशू आया अभी तक कि हमने किस तरह जो है वो डेटा सेट किस तरह हम लेकर आए हैं, ठीक है, किस तरह हमने जो है वो मॉडल बनाया है, ठीक है, मॉडल को किस तरह हमने डिप्लॉय किया है? किसी का कोई सवाल? मेरा ख्याल है किसी का कोई सवाल है नहीं। ठीक है, प्लीज अगर आपका सवाल है तो चैट में टाइप कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको कोई नोटबुक वगैरह बनानी है तो वो आप यहाँ से जाके बना सकते हैं, ठीक है। और हम देख लेते हैं एक चीज़ और। तो जो आपने बात की थी कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड क्या है, ठीक है, तो अगर मैं इसको जिस तरह मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है? इससे मेरी प्रिसीजन और रिकॉल चेंज हो रहा है, ठीक है। प्रिसीजन और रिकॉल मैंने अभी डिफाइन किया था कि प्रिसीजन क्या है, रिकॉल क्या है। अब ये डिपेंड करता है, ये जिसके पास बिजनेस डोमेन नॉलेज होगी, बिजनेस नॉलेज होगी, वो बंदा बता सकता है कि चलो यार इंजन कंपोनेंट को अगर हुड बोल रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। या फिर उसके पास जो है ना क्या नाम है, इतनी एक्सपर्टीज हो कि वो जाके मैन्युअली इस चीज को ट्यून कर सके, ठीक है। ये तो क्या करेगा, ये आपको 0.5 पे थ्रेशोल्ड रखेगा और वो बोलेगा नॉर्मल नॉर्मल जो आपकी प्रिसीजन और रिकॉल्स आ रही हैं वो आपको यहाँ पे लाके दिखा दे, ठीक है। तो एवरेज प्रिसीजन भी आपको दिखा देता है 0. आपकी 8%, मतलब 80% आपके पास एक्यूरेसी आ रही है ये। अच्छा, अब या तो फिर आप ये प्रिसीजन रिकॉल का जो कर्व है उससे भी कर सकते हैं, या फिर आपने थ्रेशोल्ड अगर देखना है तो ये यहाँ पे आपके पास थ्रेशोल्ड थोड़ा सा जो है वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि हमें प्रिसीजन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रिकॉल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस जो है उसमें काम कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और उसकी बेसिस पे फिर आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड को आप सेट कर रहे होंगे, या तो प्रिसीजन आपके पास अच्छी आ रही होगी या आपके पास रिकॉल अच्छा आ रहा होगा। तो ऐसा नहीं होता कि आपके पास दोनों चीजें बहुत ज्यादा अच्छी आ रही होंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो मिनिमाइज करना पड़ता है, या तो कॉन्फिडेंस पे आपको जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या रिकॉल पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा एक जो है वो पूरा एक पार्ट था वर्टेक्स एआई का, जो कि हमने सिर्फ एक कंप्यूटर विजन सिंगल लेबल क्लासेस पे किया है। इसी तरह आप लोगों ने देखा कि हम किस तरह जो है वो टेक्स्ट पे, किस तरह हम जो है वो वीडियो पे एनालिसिस करवा सकते हैं। तो ये वर्टेक्स एआई आपको विदाउट राइटिंग कोड आपको पूरे पूरे मॉडल ना कि सिर्फ जो है वो बिल्ड करने देता है बल्कि आपको डिप्लॉय भी करने देगा। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई कि कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड क्या चीज़ है?
बिल्कुल 80% एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ 20 इमेजेस पे एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वर्टेक्स एआई क्या करता है, जो कि आपका सबसे बेस्ट मॉडल होगा वो आपको लाके दिखा देगा। ठीक है, तो अगर आपको फिर कस्टम ट्यूनिंग करनी है तो वो फिर आप जो है इसी मॉडल को लेके जाते हैं आप कस्टम ट्रेनिंग पे। ठीक है, और फिर आप उसकी फाइन ट्यूनिंग और पैरामीटर्स आपने चेंज करने होंगे या लेयर्स ऐड करनी होंगी, वो आप सारे काम कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब हम एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। यहाँ तक तो हमारी बात हो गई कि किस तरह हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के मॉडल को जो है वो डेवलप करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। सॉरी। तो एक कॉन्सेप्ट अभी आया है कुछ अरसे पहले, ये कॉन्सेप्ट निकाला है एमएल ऑप्स का, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस का। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या? बेसिकली ये एक प्रैक्टिस है जो कि आपके मशीन लर्निंग डेवलपर्स और मशीन लर्निंग ऑपरेशंस मतलब डेवऑप्स साइड को, इन दोनों को कंबाइन करती है। ठीक है, जिस तरह मैंने एक चीज बीच में मेंशन की थी कि एनालिस्ट काम करता है, फिर डेटा साइंटिस्ट काम करता है, डेटा साइंटिस्ट एक मॉडल बना के दे देता है हमारे डेवऑप्स के बंदे को कि यार इसको आपने जाके वो डिप्लॉय करना है। ठीक है, अब वो डिप्लॉयमेंट आपकी किसी भी चीज पे हो सकती है, जुपिटर नोटबुक पे हो सकती है, या फिर आप जो है वो क्या करते हैं कि जो आपका अगर वेब एप्लीकेशन है आप वहां पे किसी तरह जो है उसको डिप्लॉय करते हैं, या फिर आप कोई कुबरनेटिस क्लस्टर्स पे चला रहे होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि आज हमारे पास थोड़ा सा डेटा था, कल हमारा डेटा इंक्रीज हो गया। अब हमारे पास एक कॉल आती है कि ना आपने दोबारा से मशीन लर्निंग का मॉडल बनाना है। अब वो मशीन लर्निंग का मॉडल मैंने दोबारा बनाया। ठीक है, पहले मैं 10 पैरामीटर ले रहा था, अब मैं 12 पैरामीटर ले रहा हूँ। तो इस 12 पैरामीटर से फर्क क्या पड़ेगा? जो आपका ऑपरेशनल वाला बंदा होगा, जो डेवऑप्स वाला बंदा होगा, वो परेशान हो जाएगा कि यार अब तो मॉडल ही नहीं चल रहा। फिर मुझे उसको बताना पड़ेगा कि यार ये 12 पैरामीटर्स इनपुट लेगा और ये पैरामीटर्स इनपुट लेगा, तब जाके आपका जो है वो मशीन लर्निंग का मॉडल आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशंस थे ये बहुत बहुत एक लंबा प्रोसेस था जिसको हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने एमएल ऑप्स एक जो है ना टर्म समझ लें इसको। ठीक है, एक प्रैक्टिस समझ लें जो कि ये लेकर आए। तो इससे होता क्या है, आप मशीन लर्निंग के मॉडल को बहुत इजीली प्रोडक्शन पे लेके चले आते हैं। अभी भी हमने देखा, हमने एक डेटा सेट बनाया, एक मॉडल बनाया, उसको प्रोडक्शन पे लेके चले गए इजीली विदाउट राइटिंग कोड। हम जो है उसको प्रोडक्शन पे लेके चले गए। लेकिन क्या हुआ, ये वन टाइम गया है। कल मेरे पास अभी मेरे पास 100 का डेटा था, कल मेरे पास 1000 का डेटा हो जाएगा। मुझे फिर से वो पूरा जो है वो क्या नाम है डेटा सेट इंपोर्ट करना होगा और दोबारा से उसका मॉडल बनाना होगा, दोबारा से उसके प्रेसिजन रिकॉल मुझे सेट करने होंगे, उसके बाद मुझे दोबारा से एंड पॉइंट पे डिप्लॉय करना होगा। ठीक है, तो दोबारा से टाइम लगेगा। तो इस चीज को ऑटोमेट करना है। ठीक है, अब एमएल ऑप्स किस तरह कर सकता है? एमएल ऑप्स आपकी सारी ट्रैकिंग कर सकता है, वर्जनिंग कर सकता है। ठीक है, कि ये मॉडल 1 था, ये मॉडल 2 है, मॉडल वर्जन 1 है, मॉडल वर्जन 2 है। ठीक है, तो हम कौन सा यूज करेंगे वो हम पे नेमिंग कन्वेंशन आ जाती है यहाँ पे कि लेटेस्ट मॉडल यूज करना है। ठीक है, इसी तरह उसकी जितनी भी ऑडिटिंग होगी, जितनी भी क्लेरिफिकेशंस होंगी, ठीक है, सर्टिफिकेशंस होंगी, जो उसके सर्टिफिकेट्स होते हैं, इसी तरह हम किस 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 चीज को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने एमएल लाइफ साइकिल पे। एमएल लाइफ साइकिल आपको थोड़ी देर पहले जो है वो प्रदीप ने भी शेयर की थी। ठीक है, तो हमारी जो पूरी मशीन लर्निंग की एक लाइफ साइकिल है, इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो एमएलओप्स की जो लाइफ साइकिल है उसमें सबसे पहले आपकी डेटा मैनेजमेंट आ जाती है। ठीक है, डेटा मैनेजमेंट में हमारे पास जो चीज़ें हमें एक्सप्लोर करनी है, जो चीज़ मैनेज करनी है, जो हमारे डेटा सेट बनाने हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये हमारा लाइफ साइकिल का पहला स्टेज है। सेकेंड स्टेप क्या है? हमारी मॉडलिंग है। ठीक है, जिसमें हम डेटा प्रोसेसिंग कर रहे होंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास डेटा लेबलिंग वगैरह आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी मॉडलिंग में। और फिर उसी मॉडल से हम जो है वो अपना एक मशीन लर्निंग का मॉडल जो है वो ट्रेन करवा रहे होंगे और वैलिडेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो लाजमी नहीं है मेरे पास अभी अगर 100 का डेटा है और कल को मेरे पास अगर 1000 का डेटा हो जाता है, ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि 1000 का डेटा वाला अच्छा परफॉर्म करेगा 100 के डेटा सेट पे। ठीक है, तो वहां पे हम वैलिडेशन कुछ चीजें रखते हैं कि अगर इसकी वैलिडेशन पुराने वाले से अच्छी है तब जाके रिप्लेस करना नए मॉडल को। इसी तरह फिर हमारे पास जो थर्ड स्टेप आ जाता है वो आता है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का। तो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में हमारे पास थोड़ा सा ऑपरेशन का पार्ट आ जाता है, थोड़ा डेवऑप्स का पार्ट आ जाता है
कि बजाय इसके कि मैं बार बार जाके जो है वो डेवऑप्स के बंदे को बोलूं यार ये नया मॉडल है, हर दिन जाके मैं उसको एक नया मॉडल दे रहा हूँ कि यार ये डिप्लॉय करो, तो वो भी 3 दिन के बाद बोलेगा यार मैं नहीं कर रहा, ठीक है आप खुद ये सीख लो और खुद कर लो। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट भी हमने इजी कर दी MLOps के जरिए, जिसमें हम अपना मशीन लर्निंग ऑपरेशन लॉन्चिंग कर सकते हैं, जिसमें हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कितने हमारे पास जो है वो क्या नाम है रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट फेल हो गई, ये सारी हमारी मॉनिटरिंग आ जाती है। ठीक है, और सिक्योर किस तरह कर सकते हैं अपने मॉडल को। ठीक है, तो ये सारे हमारी थर्ड स्टेप में आ जाता है। फोर्थ स्टेप क्या है, कंप्यूटेशन और हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं। तो क्योंकि रिसोर्स मैनेजमेंट भी हमें देखनी होती है, ऐसा नहीं है कि हमने एक जो है ना सिर्फ 4 GB रैम हमने एक जो है सर्वर को असाइन कर दी है और हम उस पर इतना बड़ा जो है वो डीप लर्निंग का मॉडल चला रहे हैं जो कि वीडियो एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपकी रिसोर्स ओवर यूटिलाइज्ड हो रही हैं, तो वहां पे आपको अपनी रिसोर्सेस को भी बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सारे डेवऑप्स के पार्ट होते हैं कि यार अगर मेरी कंप्यूटेशनल पावर जो है वो 60% से ज्यादा यूटिलाइज हो रही है तो उसको ऑटो स्केल कर दो आप, मतलब थोड़ी सी बढ़ा दो। जिस तरह अगर आप लोगों ने किसी ने वेबसाइट बनाई हो, ठीक है, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि उसकी लोड टेस्टिंग करते हैं डिप्लॉयमेंट के बाद कि ये वेबसाइट कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है, कितने यूजर्स एट अ टाइम इसमें जो है वो क्या नाम है क्यूरी कर सकते हैं या इसको लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या चीज होती है कि हम उसकी लोड टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि अगर एक वेबसाइट मैंने लॉन्च की, उस पर 1000 यूजर एक साथ आ गए तो क्या होगा, सर्वर डाउन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो वो सारी चीजें कौन देख रहा होगा, वो रिसोर्स मैनेजमेंट वाला बंदा देख रहा होगा कि यार मेरी सीपीयू की रिसोर्स कितनी यूटिलाइज हो रही है, मेरी रैम कितनी ज्यादा यूटिलाइज हो रही है। तो वो सारी चीजें फिर हम डेवऑप्स वाले बंदे से करवा रहे होते हैं कि यार इसको मैनेज कर लो। ठीक है, तो पहले तो हम हार्ड कोड कर रहे होते थे कि यार इस सर्वर को जो है ना 4 GB हमने दे देनी है, इस सर्वर को 8 GB दे देनी है। लेकिन अब क्या हो गया, अब हम ऑटो स्केल कर सकते हैं, ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है उसको ज्यादा रैम असाइन कर दो, जैसी रिक्वेस्ट कम हो गई आपने अपनी रैम जो है वो या बाकी रिसोर्सेज जो है वो आपने कम कर दी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं मशीन लर्निंग के। ठीक है, कि मशीन लर्निंग का जो आपने मॉडल बनाया है उसकी ऑटोमेशन कितनी मैच्योर है। तो लेवल 1 में क्या होता है, हम मशीन लर्निंग का मॉडल बनाएंगे और मैन्युअली उसको डिप्लॉय करेंगे, जो कि अभी हमने किया है। ये लेवल 0 था, मैन्युअली हमने मॉडल बनाया, मैन्युअली हमने उसको डिप्लॉय किया। ठीक है, भले हमने कोड नहीं लिखा लेकिन मैन्युअली हमें डिप्लॉय करना पड़ा। लेवल 1 में क्या होता है कि हम कुछ हद तक उसको ऑटोमेट कर देते हैं कि जैसी मेरा डेटा जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स हो जाए या 1000 हो जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूं, इस मॉडल को दोबारा से रीट्रेन कर दूं। सही है, अब सिर्फ और सिर्फ अगर मैं उसको रीट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे पास डेटा जो आ रहा है उस डेटा को मुझे पहले क्लीन भी करना होगा, वो सारे स्टेप्स भी मुझे बताने होंगे मशीन लर्निंग ऑपरेशंस में अपने। ठीक है, वो सारे काम करके अगर मैं सिर्फ ट्रेनिंग पे रोक देता हूँ तो वो मेरा लेवल 1 मेच्योरिटी आ जाती है। और लेवल 2 क्या होती है, मैं उसकी ट्रेनिंग भी ऑटोमेट कर दूं, मैं उसकी वैलिडेशन भी ऑटोमेट कर दूं, मैं उसकी डिप्लॉयमेंट भी ऑटोमेट कर दूं। ठीक है, डिप्लॉयमेंट के बाद जो रिसोर्सेज हैं उन सब चीज़ों को अगर मैं ऑटोमेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि यार बस जो है ना आपने हर महीने आपने जो है उसको क्या नाम है, पहले हम ये करते थे हर महीने इसकी रीट्रेनिंग करनी थी, अब मैं डेटा के हिसाब से रख देता हूँ कि जैसे ही इसका डेटा इतना हो आपने इसकी रीट्रेनिंग करनी है। ठीक है, रीट्रेन करेगा, पहले उसको वैलिडेट करेगा पुराने वाले से कितना अच्छा है, वो मैंने रूल डिफाइन किया होगा, और अगर उससे रूल को पास करता है तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देगा, और डिप्लॉय करने में भी आपका कोई सर्वर डाउन नहीं होगा। तो ये एक थोड़ा सा MLOps का एक इंट्रो था। और वर्टेक्स एआई पे अगर मैं आपको थोड़े से यूज केसेस बताऊं, तो हमारे पास ट्रेंड स्पॉटिंग होती है जिसमें हम चर्न प्रिडिक्शंस वगैरह देख रहे होते हैं कि संडे को कितनी हाई आई है, मतलब ऑनलाइन परचेज ज़्यादा हो जाता है संडे को एज कम्पेयर टू मंडे या ट्यूसडे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स में कब बहुत ज़्यादा जो है हमारे सर्च बढ़े हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी ट्रेंड बेसिस जो आपकी प्रिडिक्शंस हो रही होती हैं वो कर सकते हैं आप यूजिंग वर्टेक्स एआई मॉडल, आप ये सारे मॉडल्स बना सकते हैं। इसी तरह कस्टमर की सेगमेंटेशन करनी है आपकी, जिसमें सेगमेंटेशन में क्या है कि आप उनमें से सेगमेंट करके वो कस्टमर्स निकाल लो जो कि हाई स्पेंडर्स हैं, मतलब जो ज्यादा चीजें खरीदते हैं, जो ज्यादा पे कर रहे होते हैं, जो ज्यादा महंगी चीजें खरीद रहे होते हैं, तो आप उनको अच्छी लग्जरी चीजें दिखा रहे होगे।
ठीक है। तो ये सारी एक वेबसाइट में, वेब एप्लीकेशन में, ऑनलाइन जिस तरह दराज हो गया, ये सारे अपने पास मॉडल्स को रन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आप लेवल सोचें कि अगर सिर्फ दराज है, दराज आपको कितने तरह के मॉडल दिखा रहा होता है। एक आपको रिकमेंडेड फॉर यू का दिखा रहा होता है, एक आपको दिखा रहा होता है पीपल ऑल्सो बॉट दिस दिखा रहा होता है, एक आपके पास फॉर यू का अलग से टैब आ रहा होता है। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास एड्स आ रहे होते हैं, जो आपके पास ऑफर्स आ रही होती हैं, इन सब के लिए दराज ने अलग अलग मॉडल बना के डिप्लॉय किए में। अगर वो सबको मैनुअल कर रहे होते तो डेवऑप्स वाली तो पूरी टीम भाग जाती उनकी कि भाई हमें तो डिप्लॉय नहीं करना, तो हर दिन आपका एक नया मॉडल आ रहा है, हर महीने आपका एक नया मॉडल आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जो है वो ML ऑप्स लेकर आए कि किस तरह हम इन सब चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके कुछ जो है वो मार्केटिंग आउटकम्स के लिए हम लाइफ टाइम वैल्यू प्रेडिक्शन बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह परचेज प्रेडिक्शन बता सकते हैं। पर्सनलाइज्ड अगर आपके पास कोई कस्टमर एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें आप सेंटिमेंट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, डेटा ड्रिवन आपके पास कुछ सेगमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। और इसी तरह आपके पास पर्सनलाइज्ड इंजन है जो कि आप वर्टेक्स AI को यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो बना सकते हैं वर्टेक्स AI को यूज़ करते हुए। तो ये एक छोटी सी कोट है कि AI, डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग, अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कोशिश करें कि आप इसको पढ़ें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो एक या दो आपने जो है वो कोई यूट्यूब की वीडियो देख ली या एक दो आपने जो है वो कोई हेलो वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स बना लिए तो आप अपने आप को ये बोलें कि यार मुझे AI आ गई है। ठीक है, तो उसके पीछे जो मैथ है आप उसको समझें, वरना जो है वो 3 इयर्स तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, तो विद इन अ ईयर जो है ना वो आप अपने आप को बहुत पीछे पाएंगे बाकी लोगों से। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो सेशन पसंद आया होगा। माई सेल्फ मुस्तफ़ा अली, और अगर आप लोगों को जो है कांटेक्ट करना हो तो मेरी ईमेल, लिंक्डइन और फेसबुक जो है यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुस्तफा, बहुत एनलाइटनिंग सेशन था और आपने ये बताया कि ऑब्वियसली मशीन लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग परफॉर्म करना मकसद नहीं है। वो आज का जो पूरा मीटअप था वो ये आपको बता रहा है कि भाई टूल्स आ रहे हैं जिस पर ड्रैग एंड ड्रॉप ये काम हो जाता है। तो अगर आपने सिर्फ ये सीख लिया है, कोड लिखना सीख लिया है, या अगर आपने ये सीख लिया है कि मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप आ गया लेकिन आपको इंट्यूशन बिहाइंड नहीं पता, तो दैट इज अ फेल अप्रोच, राइट। तो आपको सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। एंड अगेन अगर आपने AI ML डेटा साइंस पढ़नी है, सो वी हैव अ फ्लैगशिप कोर्स स्टार्टिंग वेरी नेक्स्ट वीक एट फास्ट न्यूज़ सिटी कैंपस कराची। यू कैन एनरोल इनटू इट। आप जाएं karachi.ai के पेज पे, वहां पे सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट को सर्च कर लें। फॉर योर इजी रेफरेंस यहाँ पर आपको लिंक दे दिया गया है। अभी आपने जितने भी स्पीकर्स देखे, टुडे वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी कि ये सारे के सारे कराची के एलुमनाई हैं।